तब कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने अनुसूची 1 तक डिस्कस किया था। आज मैं अनुसूची 2 से शुरू करूंगा। अनुसूची 2 में भारतीय संविधान का जो अनुसूची 2 है, इस अनुसूची 2 में विभिन्न पदों पर जो भी जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, न्यायाधीश हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जो भी विभिन्न पद पे आसीन लोग हैं, उच्च पदों पे आसीन लोग हैं, आसीन लोगों के वेतन का प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। यानी अनुसूची 2 में सिर्फ और सिर्फ वेतन की बात की गई है कि किस पद पे आसीन लोगों को कितना वेतन मिलेगा। जैसे लिखा हुआ राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, संसद के राज्य विधानसभा के सदस्य, कैग हो गए, एजीआई हो गए, ये भी सारे पॉइंट। फिर अनुसूची 3 में जो है, ये विभिन्न उच्च पद पर जो आसीन लोग हैं, वो अपने पद पर प्रतिज्ञान लेने से पहले जो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बारे में इस अनुसूची 3 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बारे में प्रावधान दिया गया है, इसका एक प्रारूप दिया गया है। किसमें? अनुसूची 3 में विभिन्न उच्च पदों पर जो भी आसीन लोग हैं, वो उनकी शपथ प्रतिज्ञान को का प्रारूप किसमें? अनुसूची 3 में दिया गया है। अनुसूची 4 में जो है, अनुसूची 4 में प्रत्येक राज्य और राज्य संघ क्षेत्र तथा राज्य संघ क्षेत्र का राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। यानी अनुसूची 4 में जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं, उन सभी से राज्यसभा का कितना सीट का आवंटन किया जाएगा, कितना सीट उन सभी में दिया जाएगा, कितना सीट आवंटित किया जाएगा, उसका वर्णन हम लोग का किसमें किया गया है? अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है। यानी जो भी अनुसूचित, पूरे भारत में जो भी अनुसूचित क्षेत्र होगा और जो भी अनुसूचित जनजातियां होंगी, उन सभी के बारे में अनुसूची 5 में उन सभी के प्रशासन के और उन सभी पर नियंत्रण के बारे में प्रावधान दिया गया अनुसूची 5 के अंदर। अनुसूची 6 के अंदर असम हो गए, मिजोरम हो गए, त्रिपुरा हो गए, मेघालय हो गए, ये 4 जो राज्य हैं, ये 4 राज्य हैं। इन चारों राज्यों के जनजातियों के संबंध में जो भी प्रावधान है, उनके प्रशासन के संबंध में, उनके नियंत्रण के संबंध में जो भी प्रावधान है, उन सब के बारे में कहाँ? अनुसूची 4 में दिया गया। कहाँ कौन कौन बोले? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं आमी ट्री में। ठीक है, याद करने के लिए शॉर्ट में हम लोग आमी ट्री में बोल सकते हैं। ये किस में वर्णन है? अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में जो बोला गया है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं। 3 सूचियां जैसे हो गया, 3 सूचियां का वर्णन है। जैसे मतलब आपका हो गया, पहला हो गया संघ सूची जिसमें 98 विषय है, राज्य सूची जिसके अंदर 62 विषय है, समवर्ती सूची जिसके अंदर 52 विषय है। तो ये हमारा अनुसूची 2 से लेकर के अनुसूची 7 तक हम लोग देखें। इसके आगे अनुसूची 8 है, वो भी लिखा है। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का वर्णन है। यानी भारत में बोली जाने वाली जो भी 22 भाषाएं हैं, उनका वर्णन हमको 8वीं अनुसूची में मिलता है। अब 8वीं अनुसूची से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, जो कि नोट्स में हम लोग सबसे पहला देखते हैं। हमारे जो मूल संविधान था, उसमें मात्र 14 भाषाओं का वर्णन मिलता था, लेकिन वर्तमान के संविधान में देखा जाए तो वर्तमान में अभी 22 भाषाएं का वर्णन मिलता है। कैसे? तो विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधनों द्वारा बहुत सारी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में राज्य भाषा सिंधी भाषा जो कि गुजरात की भाषा है, 15वीं भाषा के तौर पर इसको जोड़ दिया गया। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 और भाषाओं को जोड़ी गई, जिसमें कि मेईतेई मणिपुरी भाषा थी, कोंकणी गोवा की भाषा थी, नेपाली को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर 92वां भाषा यानी 92वां भाषा, 92वां संविधान संशोधन
92 संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 और नए भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बोडो असम की भाषा, डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा, मैथिली बिहार की भाषा और संथाली झारखंड की भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार हम देखें कि 14 भाषा तो मूल संविधान में वर्णित है, 15वां भाषा के तौर पे सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 3 भाषा और जोड़ा गया, यानी 15 3 18 भाषा हो गई। अब इस 3 भाषा में ही कोंकणी और नेपाली थी, और फिर उसके बाद 4 नए भाषा को जोड़ा गया, जिसमें कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 18 4 22 भाषा टोटल हम लोग का अब के संविधान में वर्णित है। अब उसके बाद देखा जाए तो मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी, उन 14 भाषाएं में हम लोग देख लेते कौन कौन सी भाषा थी। बंगाली है, असमी है, हिंदी है, कन्नड़ है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, मलयालम और गुजराती है। अनुसूची 9th में इस अनुसूची को 1951 में, यानी इस अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया। इस अनुसूची के अंतर्गत जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो बात कही जाती है उसके बारे में वर्णन है। यानी इसमें कहा गया है कि अगर 283 या 284 विषय हैं उस पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मूल अधिकार की बात आती है, यानी मूल अधिकार की बात आती है तो मूल अधिकार पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। उसके अलावा 283-84 विषय है उस पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम इस अनुसूची 9 के अंतर्गत एक और बात कही गई है, जिसमें कि भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया है। अनुसूची 10 में क्या कहा गया है कि अनुसूची 10 के अंतर्गत 52वां संविधान संशोधन यानी 52वां यानी आपका 51वां संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत आपको जोड़ा गया था अनुसूची 9 को, और अनुसूची 10 को 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 को, यहाँ लिखना भूल गए हैं, 1985 को 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। कौन? अनुसूची 10 को, और इसके अंतर्गत दल बदल कानून की बात कर कही गई है। अब दल बदल कानून है क्या? दल बदल कानून वो कानून है जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, उन सारे राजनीतिक पार्टी को कभी आप लोग देखते होंगे कि आज बीजेपी में कोई विधायक है तो कल वो विधायक कांग्रेस में शामिल हो गई, आज कांग्रेस में तो कल समाजवादी पार्टी में चली गई। तो इसी को कहते हैं दल बदल कानून। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इस प्रावधान को कर दिया गया 10वां अनुसूची के अंतर्गत कि कोई भी पार्टी किसी भी दूसरे पार्टी को क्या कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है। बस उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग 8, 9 और 10 अनुसूची को देखें। इसके अंतर्गत अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया है। यानी जो गांधी जी का रामराज सिद्धांत है, पंचायती राज व्यवस्था, उसके बारे में अनुसूची 11 में वर्णन किया गया है। यह अनुसूची 11 में के बारे में या उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो कि नोट्स में मैंने दिया है। यानी पंचायती राज व्यवस्था को लोक कल्याणकारी राज्य एवं गांधी जी के रामराज सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाता है। दूसरा बात इसमें और कुछ बोला गया कि अनुच्छेद 40 और भाग 4 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया, और यह व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया। यानी पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुआ था, और नागौर जिले से शुरू हुआ था, और 2 अक्टूबर 1959 में यह 2 जगह लागू किया गया, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था को लागू होने के लिए अलग अलग रिपोर्ट दिए गए। जो पहला रिपोर्ट है वो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा है, जो कि बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1958 में दिया गया था। दूसरा है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा, जो कि अशोक मेहता रिपोर्ट 1977 में दिया गया था।
और तीसरा जो है झुनझुन रिपोर्ट, जो भी पंचायती राज व्यवस्था से ही रिलेटेड है, संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी गई। यानी 73वें संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को, जो सिर्फ पहले वर्णित था अनुच्छेद 40 भाग 4 में, उसको अब कानूनी मान्यता दे दी गई। यानी अब इस सरकार का ये दायित्व हो गया कि पंचायत में चुनाव करवाना है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना है। कितना, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको कानूनी मान्यता मिली और इसके अंतर्गत 29 कार्य विषय को रखा गया। यानी इसके अंदर कितने कार्य विषय, कितने कार्य किए जाएंगे? तो 29 कार्य विषय को रखा गया। तथा अनुच्छेद 243 के तौ से अनुच्छेद 243 के 9 तक इसका वर्णन किया गया और इसको भाग 9 में रखा गया। इसकी व्यवस्था, मतलब इसको भाग 9 में रखा गया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बिहार में कौन है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और पंचायती, अब एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने गौर किया होगा कि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता देकर के शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 243 के तौ से 243 के 9 तक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे अनुच्छेद 40 में इसका सिर्फ और सिर्फ वर्णन किया गया है। ये जरूरी नहीं है कि ये कानून बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्णन किया गया है। और भाग 9 में इसको कानूनी मान्यता मिली है, जो कि अनुच्छेद 243 से 209 से और 243 के तौ से 243 के 9 तक इसका वर्णन है। मतलब इसमें व्यवस्था की गई, इसको कानूनी मान्यता दी गई है। और वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 40 में भाग 4 में। पंचायत में और बिहार में त्रिस्तरीय और बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और पंचायत में चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? राज्य सरकार का ही होता है। तो इस प्रकार हम लोग अनुच्छेद 11 में देखें, अनुसूची 11 में देखें, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को मैंने देखा। अब इसके अगला टॉपिक हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत का इतिहास देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ। पंचायत की शुरुआत का इतिहास, यानी पंचायत का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे पंचायत को लाया गया, उसके थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दरअसल पंचायत की शुरुआत 1982 के तत्कालीन वायसराय ने ही कर दी थी, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। ठीक है, उन्होंने स्थानीय स्वशासन संस्था की स्थापना की, जो कि असफल था। यहाँ पे नाम मैंने नहीं लिखा है कि 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन। यहाँ मैंने लिख देता, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन, जो कि स्थानीय स्वशासन संस्था, यानी स्थानीय स्वायत्त संस्था की स्थापना का असफल प्रयास किया है। यानी ये जो स्थानीय स्वायत्त संस्था का स्थापना का प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहा। फिर आज़ादी के बाद 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसको आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इस प्रकार 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो ये छोटा सा हमारा पंचायत की शुरुआत का इतिहास था। अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट अनुसूची 12, जिसके अंतर्गत इसको क्या किया गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, के तहत जोड़ा गया। और इस अनुसूची में नगर पालिका की व्यवस्था की गई। किसकी? तो नगर पालिका, यानी नगर में नगर पालिका, गाँव में पंचायत और मुखिया। पंचायत का प्रधान कौन? मुखिया। नगर में नगर पालिका की व्यवस्था की गई और इसमें 18 कार्य विषय रखे गए। जैसे पंचायत में 29 कार्य विषय रखे गए, तो उसी तरह नगर पालिका में 18 कार्य विषय रखे थे। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक था, अनुसूची 2 से लेकर के अनुसूची 12 तक हम लोगों ने देखा। अनुसूची 2 में हम लोगों ने क्या देखा? अनुसूची 2 में हम लोग देखे कि जितने भी उच्च पदों पे आसीन जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सारे
कैग, AGI, इन सारे को जितना भी है, या राज्य विधानसभा या संसद समझ लीजिए, संसद हो गया या राज्य विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उन सब के वेतन के बारे में अनुसूची 3 में हम लोगों ने देखा कि इन सभी को जो शपथ और प्रतिज्ञान होता है इनके बारे में इनका प्रारूप अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा का जो भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी संघ शासित जो राज्य क्षेत्र होते हैं, उन सब के सीटों, राज्यसभा उन सब से सीटों का जो आवंटन होगा राज्यसभा में, उसके बारे में क्या प्रावधान है, उसके बारे में हम लोग अनुसूची 4 में देखें। अनुसूची 5 में हम लोग देखें जो भी जनजाति हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं उन सब के कंट्रोल यानी नियंत्रण और प्रशासन का जो भी बात कही गई है, कैसे उन पर प्रशासन किया जाएगा, कैसे उनका नियंत्रण किया जाएगा, इन सभी की बात इसमें अनुसूची 5 में की गई है। अनुसूची 6 में हम लोग देखें कि अनुसूची 6 में हम लोग को ये बताया गया है कि जो पूर्वांचल के 4 राज्य हैं, जिसको हम शॉर्ट में मैंने बताया शायद आमित्री में कहते हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 जो राज्य हैं जिसके जनजातियों के लिए जो भी स्पेशल प्रावधान किए गए, जो भी विशेष प्रावधान किए गए उनके प्रशासन से रिलेटेड, उनके नियंत्रण से संबंधित, इन सारे प्रावधान के बारे में अनुसूची 6 में वर्णन है। अनुसूची 7 में हम लोग में देखें कि जितने भी सूची है, जैसे 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, पहला संघ सूची जिसके अंदर 98 विषय है, फिर उसके बाद हमारा पहला संघ सूची जिसके अंदर 98 विषय है, उसके बाद राज्य सूची जिसके अंदर 62 विषय है, और उसके बाद तो आपका आता है समवर्ती सूची जिसके अंदर 52 विषय है। इसके बारे में जो भी प्रावधान है, इसके बारे में जो भी उल्लेख है वो अनुसूची 7 में की गई है। अनुसूची 8 में ये बात कही गई कि अनुसूची 8 में ये कहेगी कि भाषा हमारे राज्य में हमारे पूरे देश में कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, इन सब के बारे में, भाषा कैसे जोड़ा गया, कब जुड़ा और किस भाषा का क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में अनुसूची 8 में कही गई है। और टोटल अब तक हम लोग का 22 भाषा है जो कि हमारे संविधान में वर्णित है अनुसूची 8 के तहत। अनुसूची 9 को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंदर अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम के बारे में और न्यायिक पुनर्निरीक्षण के बारे में बात कही गई है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून के बारे में बात कही गई है। अनुसूची 10 को 1952 के तहत, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अनुसूची 10 को दल बदल कानून कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टी के, जैसे बीजेपी के तो कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस के विधायक है तो बीजेपी में जा सकते हैं, इनको कहीं भी आने जाने के लिए, किसी भी दल को ज्वाइन करने के लिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कोई बाधित नहीं कर सकता है, ये स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। ये अनुसूची 10 में इसका वर्णन किया गया। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया और अनुसूची 12 में नगर पालिका का वर्णन कर दिया गया। इस प्रकार अनुसूची 2 से लेकर के अनुसूची 12 तक हम लोगों ने देखा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ये सब मैं अपने स्टडी के अनुसार, अपने स्टडी पर बनाता हूँ, अपने अध्ययन से बनाता हूँ। हो सकता है इसमें कोई त्रुटि आ जाए, हो सकता है कुछ गलत हो जाए मुझसे, तो अगर कुछ बातें, अगर आपको कुछ बातें या कुछ कथन या कुछ भी टॉपिक्स अगर आपको, या कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ तथ्य आपको गलत लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, या अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाइए। थैंक यू।